गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के सीरीज में आधुनिक भारत के सिलेबस को डिस्कस किया था और सिलेबस का पहला पॉइंट था यूरोपीय का भारत आगमन। तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम 1498 से शुरू कर देते हैं, क्योंकि भारत को 1498 में ही यूरोपियों के द्वारा खोजा गया। उनकी रीच यहाँ पे 1498 में ही। तो हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको रास्ते खोजने पड़े, क्योंकि हम लोग प्राचीन भारत से पढ़ते आ रहे हैं। मध्यकाल में भी हमने देखा, हर एरा में हमने एक चीज देखा कि भारत का जो व्यापार था वो विदेशों से था। तो फिर आखिर कौन सी कारण थी जिस कारण इनको पुनः व्यापार करने के लिए मार्ग ढूंढना पड़ा। तो हम इस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, क्या कारण था, यूरोपियों को भारत क्यों आना पड़ा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ 3G को पढ़ेंगे, मतलब भारत अगर इनको आना था तो किस कारण से आना था, कौन सा रीजन था जिस कारण इन्हें पुनः भारत के तरफ रीच करना पड़ा। तो हम कंसेप्ट ऑफ 3G को जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत के तरफ इनके आने का पहला कारण था जीवन हो गया। तो जीवन फॉर गुड्स हो गया। गुड्स का मतलब कि आप मसालों का व्यापार देखते हैं, कॉटन का व्यापार देखते हैं, सिल्क का व्यापार देखते हैं, जो कि इनको आकर्षित करती है और ये भारत आते हैं। उसके बाद दूसरा था गॉड। गॉड बोले तो जब यूरोपीय कंट्री का भारत में आगमन हुआ तो इसके पहले आप देखते हैं कि 8वीं सदी में इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम एस्टेब्लिश कर जाता है। तो इन सारी स्टोरीज को भी हम जानेंगे। तो वो चर्च की सत्ता को और अपने क्रिश्चियन धर्म को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ये भी उद्देश्य था उनको, संपूर्ण विश्व में अपने इस क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। उसके बाद तीसरा कारण था ग्लोरी, वैभव। वैभव क्या था कि इस्लाम का जो वैभव एस्टेब्लिश था उसको खत्म करके ये क्या बोलते हैं कि क्रिश्चियन धर्म की वैभवता को ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये तीन तो एक छोटी बिंदु है जिसको हम समझेंगे और हमारे लेक्चर के माध्यम से ये क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे ये लोग करना चाहते थे। आते हैं हम लोग, क्योंकि यूरोपीय ही भारत आते हैं तो हम पहले समझते हैं कि आखिर क्या इतिहास रहा होगा यूरोपियों का कि इनको ये करना पड़ा। तो इनके करने का कारण था कि 5वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक के एरा में हम देखेंगे एक चीज कि 5वीं से लेके 15वीं शताब्दी के बीच में मध्यकाल चल रहा होता है यूरोप के इतिहास का। यूरोप के इतिहास का मध्यकाल चल रहा होता है और इस काल को वहां पे अंधकार युग का नाम दिया जाता है। कारण क्या रहता है, अंधकार युग के नाम देने का कारण रहता है क्योंकि यहाँ पे धर्म सर्वोपरि रहता है, चर्च का सत्ता रहता है, चर्च के पास ही सारी शक्तियां रहती है, चर्च जो कहता है वही होता है, चर्च की शक्तियों को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसका कारण ये है कि चर्च जो कहता था उस पर किसी को क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। अगर चर्च कह दिया कि मर्डर करना सही कार्य है तो उसको सही मान लिया जाता था। इसका कारण था कि एक वहां पे एक हायरार्की बनी हुई थी चर्च के अंदर में कि सबसे ऊपर चर्च होता था, चर्च के नीचे पोप होते थे, पोप के नीचे आर्क बिशप होते, कार्डिनल्स होते थे, आर्क बिशप होते थे, बिशप होते थे, पुजारी होते थे, उसके नीचे छोटे मोटे जो जनता होती थी, प्रजा होती थी, आती थी, जिनका सर्वाधिक शोषण होता था। तो हम ये चीजें देखेंगे और देखने के दौरान हम ये चीज महसूस करेंगे कि चर्च जो था वो सब चीज पे अपना अधिकार जता लेता है। और अधिकार के बाद क्या होता है कि पुनः ये क्या करता है कि चर्च का पावर इतना बढ़ जाता है कि वो मुक्ति पत्र भी देता है, यानी कि अपराधियों को मुक्ति पत्र देता है। कहता है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं अगर वो आके चर्च के समक्ष कन्फेस कर लेते हैं, आप अभी भी देखते होंगे मूवी वगैरह में कन्फेशन की सिचुएशंस, तो उस टाइम भी उसने नियम बनाया कि जो चर्च के सामने आके कन्फेशन करेंगे तो उनके कन्फेशन के आधार पे हम उनको मुक्ति पत्र देंगे। इससे क्या हो गया कि उस समय अपराध की मामले बढ़ गए और अपराध के मामले बढ़े तो मामले बढ़ने पे आप तो जानते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी में अपराध बढ़ती है, शोषण बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग शोषित होते हैं। इसी शोषण के पश्चात हम एक चीज देखेंगे कि चर्च के पावर को खत्म करने के लिए ही दुनिया की खोज शुरू हुई। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम सोचेंगे कि चर्च का अधिकार आया, तो चर्च का अधिकार आया, इस अधिकार की कहानी क्या रही होगी। इस कहानी को समझने के लिए हम विश्व स्तर पर चलेंगे। तो विश्व के मैप को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले जो हमारा रोमन साम्राज्य था वो 2 भागों में बटा हुआ था। रोमन साम्राज्य हम लोग का 2 भागों में बटा हुआ था और वो उस समय रोमन साम्राज्य प्रभावशाली राष्ट्र रहता है। रोमन साम्राज्य की राजधानी उस टाइम रोम रहती थी
और रोमन साम्राज्य अपने प्रभाव के कारण पूरा यूरोप पे अपना अधिकार किया हुआ था। रोम उत्तरी अफ्रीका पर उसका अधिकार था, अरब के हिस्सों पे भी उसका अधिकार था, और ये सारे हिस्से को मिला के द ग्रेट रोमन एम्पायर की संज्ञा दी जाती थी। और ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये टॉपिक हमारा आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत फेज है, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के थोड़े से फेज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद क्या हुआ कि रोम में जो पश्चिमी रोमन और पूर्वी रोमन थे, तो इनकी ये रोम साम्राज्य था, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जनजातीय वर्ग, जर्मन के कुछ बर्बर जनजाति लोग रोमन साम्राज्य पे आक्रमण करने लगे। अब आक्रमण करने लगे तो प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा इधर उधर चरमराई। फिर क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधि को संचालन करने में समस्या होने लगी। तो इस समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि रोमन साम्राज्य को इन लोगों ने दो भागों में बांट दिया। रोमन साम्राज्य के जो भी राजा रहे होंगे उस दौरान, उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, और एक हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, दूसरा हिस्सा हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रोम रही, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कस्तुनतुनिया हो गई। अब कस्तुनतुनिया हो गई तो हम जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जर्मन आक्रमण के कारण था वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, यानी रोम जो था वो समाप्त हो गया। और रोम जैसे समाप्त हुआ तो भाई वहां पे भी लोग रहते थे। अभी मान लीजिए कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी सत्ता एस्टेब्लिश की, तो ऐसा थोड़ी था कि अफगानिस्तान के लोग वहां से संपूर्णतः विस्थापित हो गए, नहीं, वो वहीं पे है और उनकी समस्या बन गई उनकी अधीनता को स्वीकार करना। उसी प्रकार ये लोग जो रोम जब समाप्त हुआ तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो विस्थापित हो गए कस्तुनतुनिया, और विस्थापित होने के बाद ये कस्तुनतुनिया गए। तो कस्तुनतुनिया जब ये लोग जाते हैं उस टाइम क्या होता है कि आप पहले ही जान चुके हैं, मैं अभी 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की कहानी बता रही हूँ, 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की कहानी। और इसी बीच में 722 में आप लोग देखते हैं कि अरब में इस्लाम आता है, और 8वीं शताब्दी में इस्लाम पूर्णतः एस्टैब्लिश्ड हो गया रहता है। और पूर्णतः एस्टैब्लिश्ड होने के कारण जो भी बचा था रोमन साम्राज्य का हिस्सा, जिसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी, जिसके राजा कॉन्स्टेंटाइन 11 थे, इनके रीजन में क्या होता है कि अरब के ऑटोमन तुर्क जो रहते हैं 1453 में, ऑटोमन तुर्कों का एक सरदार रहता है मोहम्मद द्वितीय। ये मोहम्मद द्वितीय कस्तुनतुनिया पे आक्रमण कर देता है, और कस्तुनतुनिया पे इसके आक्रमण के पश्चात क्या होता है कि कस्तुनतुनिया पे इनका अधिकार हो जाता है। और जब कस्तुनतुनिया पे इनका अधिकार होता है तो इनके अधिकार के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ होता है तो उस समय प्रभावित होता है व्यापार। क्यों? क्योंकि उस समय कस्तुनतुनिया जहां एस्टेब्लिश था, उसी कस्तुनतुनिया एक ट्रेड रूट पे एस्टेब्लिश था जहां से यूरोप डायरेक्ट एशिया से व्यापार करता था। एशिया बोले तो समझिए कि भारत उस समय भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी भारत की जरूरत संपूर्ण विश्व को है। तो उस समय कस्तुनतुनिया जिस जगह पे बसा हुआ था, उसी से होकर एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो कि सड़क मार्ग था, जिससे यूरोप के लोग भारत से या एशिया से डायरेक्ट व्यापार करते थे। और इस व्यापार पर क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। और ये जो ऑटोमन तुर्क थे, ये थे एक बर्बर जनजाति। इन्होंने क्या किया कि अब उस कस्तुनतुनिया को तो लूट ही लिए। अब कस्तुनतुनिया को जब लूट लिया गया तो पुनः कस्तुनतुनिया के जो लोग थे, क्योंकि अरब जो ऑटोमन तुर्क थे वो अरब के रहने वाले थे, और इन्होंने कस्तुनतुनिया को लूट लिया। अब जो बुद्धिजीवी वर्ग पहले रोम से आके कस्तुनतुनिया में बसा था, ये लोगों को लगा कि अब हमारा जीवन यहाँ चलने वाला नहीं है, तो ये लोग पुनः रोम चले गए, पुनः रोम में विस्थापित हो गए। और इनके विस्थापन के बाद तुर्कों ने क्या किया कि लूटपाट शुरू कर दी। अब यूरोप से जो भी व्यापारी चलता था एशिया के लिए और जो भी कुछ व्यापार करके लाता था, उसको उस ट्रेड रूट पे ये बर्बर जनजाति के लोग क्या करते थे कि लूट लेते थे। लूटने से क्या हुआ कि लोग प्रभावित होने लगे, यूरोपीय व्यापार प्रभावित हो गया। अब आप अगर समझदार होंगे तो आप ये जानते होंगे कि यदि व्यापार ही प्रभावित हो जाएगा तो सबसे ज्यादा व्यवस्था हमारे भोजन पे उत्पन्न हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर भोजन प्रभावित हुआ और भोजन प्रभावित
तो हुआ तो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाएंगी। और इसी अव्यवस्था के कारण क्या हुआ कि यूरोप में ये समस्या उत्पन्न हो गई कि अब भारत से व्यापार के लिए हमको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कारण क्या था? भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया, और व्यापारिक मार्ग बाधित होने का कारण था कि कस्तुनतुनिया पे ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो सीधे कहाँ पहुंच गए? तो वो पहुंच गए फिर से रोम। और जो रोम था उसका अधिकार किस पे था? तो यूरोप के क्षेत्र में भी था। अब यहाँ पे जो हायरार्की बनी हुई थी, जो हायरार्की थी, उस हायरार्की में क्या था कि अगर नॉर्मल हायरार्की को समझिए तो सबसे ऊपर चर्च था, चर्च के अधीन राजा आते थे, राजा के अधीन सामंत लोग कार्य करते थे, और ये सामंत लोग जो थे उनके अधीन प्रजा थी। यानी कि प्रजा जो भी टैक्स वेयर करती थी वो सामंतों को करती थी, और राजा का समझ लीजिए कि सामंत सीधे चर्च के नेतृत्व में थे। सामंत सीधे चर्च के नेतृत्व में थे, जिस कारण राजा की जो शक्ति थी वो कम थी उस दौरान। उस दौरान क्या हुआ कि ये सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पुनः कहाँ पे आए? तो रोम में आए, और ये लोग डायरेक्ट किससे कंसल्ट किए? तो राजा से कंसल्ट किए। और उस टाइम में राजा था हेनरी द नेविगेटर, उससे ये लोग संपर्क किए और बोले कि हमें सामंतों की सत्ता नहीं चाहिए, कि आप डायरेक्ट हम लोगों को लीड करिए, हम लोगों को मार्ग दिखाइए कि हम कैसे अपनी समस्या को दूर कर सकें। हम डायरेक्ट टैक्स आपको वियर करेंगे, और वियर करने के बाद क्या करेंगे कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम चर्च के अधीन नहीं रहेंगे, हम सामंतों के अधीन नहीं रहेंगे, हमें आपका राजत्व का सिद्धांत चाहिए। तो ये लोग मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है कि यूरोप की समस्या के समाधान का मार्ग दिखता है। वो मार्ग कैसे दिखता है? तो आपको मैं बता देती हूँ कि यूरोप जो था वो ध्रुवीय प्रदेश था, और वहां पे सर्वाधिक ठंड पड़ती थी। और एक विषय ये था, दूसरा विषय ये था कि ठंडे प्रदेश में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा लोग मांस वगैरह का सेवन करते हैं, और मांस को संचित रखने के लिए इनको गर्म मसाले की जरूरत पड़ती थी। जो पहले ये क्या करते थे कि ट्रेड रूट के माध्यम से, जो रूट था जो कस्तुनतुनिया को होते हुए रास्ता जाता था एशिया, उस रोड के माध्यम से व्यापार करते थे, लेकिन उस पे हो गया तुर्कों का अधिकार। उस अधिकार के कारण इनका व्यापारिक मार्ग बाधित हो गया। व्यापारिक मार्ग बाधित होने के कारण ये लोग की व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल गई, और अव्यवस्था में बदलने के कारण ये लोग क्या किए कि राजा से कंसल्ट किए। राजा से कंसल्ट के बाद क्या हुआ कि उस टाइम जो चर्च था वो चर्च का कंसेप्ट था, क्योंकि चर्च की अपनी आइडियोलॉजी थी। चर्च कहता था कि पूरी पृथ्वी क्या है? चपटी है। उसी दौरान एक यात्री रहता है मैगलन, वो पूरे हेनरी द नेविगेटर के अंडर में ही वो रहता है, और जो प्रजा थी वो हेनरी द नेविगेटर से मिलती है। और हेनरी द नेविगेटर क्या करता है उस समय कि वो प्रजा की समस्याओं को देखते हुए एक दिशा सूचक यंत्र बनाता है। दिशा सूचक यंत्र बनाने के बाद एक यात्री आता है उस दौरान, जो कि चर्च के पास आता है, और चर्च का जो कंसेप्ट था पृथ्वी चपटी है, तो ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आया रहता है। आके कहता है कि नहीं, चर्च गलत बोल रहे हैं, पूरी दुनिया चपटी नहीं है, पूरी दुनिया गोल है। अब यहाँ जब चर्च का कंसेप्ट फेलियर होता है, और एक यात्री जो रहता है उसकी बातें को लोग जब सुनते हैं, तो लोग कहते हैं कि चर्च इसका मतलब हम लोगों को मिसगाइड कर रहा है, इसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है, और ये हम लोगों को हमारे भावनाओं से खेल कर और हम पे शासन करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण चर्च पे से लोगों का विश्वास उठ जाता है। अब एकदम एक ही चीज बच जाता है, बच जाता है इन लोगों के पास, राजा का शासन। अब ये लोग राजा से अपेक्षा करते हैं, राजा दिशा सूचक यंत्र बनाता है, और दिशा सूचक यंत्र बनाने के बाद पहले तो मैगलन की कहानी होती ही है, उस दिशा सूचक यंत्र बनाता है और कहता है कि ठीक है, हम दुनिया की खोज का प्रयास करेंगे जिससे व्यापारिक मार्ग खोजा जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो। इन सब चीजों को देखते हुए एक समस्या और उत्पन्न होती है कि जब चर्च के कॉन्सेप्ट का लोग विरोध कर देते हैं तो कैथोलिक चर्च भी समाप्त हो जाता है, और वहां पे प्रोटेस्टेंटवाद की उत्पत्ति होती है, जो कि हम लोग ये विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। विश्व इतिहास का पाठ है। अभी हम इसलिए बता रहे हैं कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, जब हमारे भारत की खोज हुई, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। उसके बाद हेनरी द नेविगेटर के दिशा सूचक यंत्र को लेके
और 1487 ईस्वी में बर्थोलोमियो डियाज जो होता है वो वो निकलता है भारत की खोज के लिए, और भारत की खोज के लिए निकलता है, और निकलने के पश्चात क्या होता है कि वो अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र के सहारे वह अफ्रीका के दक्षिणी किनारे पे पहुंचता है, जहां पे जब आप इसका ज्योग्राफिकल डायमेंशन देखेंगे तो ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहता है, और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बहुत तेज समुद्री हवाएं चलती हैं। तो बर्थोलोमियो डियाज जब दक्षिणी छोर पे पहुंचता है, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे, तो यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही होती है, और इसको तो ज्योग्राफी का ज्ञान रहता नहीं है, वो तो हेनरी को रहता है जिसने दिशा सूचक यंत्र बनाया रहता है। तो बर्थोलोमियो डियाज जब यहाँ पहुंचता है और जब वो देखता है यहाँ पे कि इतनी तेज हवाएं हैं, तो वो डर जाता है, और उन हवाओं को के डर के कारण वो पुनः वहीं से रिटर्न हो जाता है। उसे लगता है कि आगे बढ़ना, खतरों से खेलना है, वो वहीं से रिटर्न हो जाता है। वहां से रिटर्न होके वो पुनः राजा हेनरी के पास जाता है और कहता है कि हम वहां गए, पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में हमको एक बहुत ही भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा, और वो उस तूफान के डर से वापस लौटा रहता है। वो उस तूफान का नाम के मतलब जहां वो पहुंचा होता है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो तेज हवाएं चलती हैं उसको गरजता चालीसा कहते हैं। ऐसे ही आप कई हवाओं का नाम सुनेंगे भूगोल में, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो जब वो वहां से पुनः हेनरी के पास जाता है तो उनसे कहता है कि मैं केप ऑफ स्टॉर्म में पहुंच गया था। तो हेनरी वहां पे उस हंसते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ही से क्यों घबरा गए, उसको केप ऑफ स्टॉर्म मत कहो, तो वो भारत की खोज के लिए तुम जहाँ गए थे यह वही जगह है जहाँ से हम भारत को आसानी से खोज सकते हैं। और उस जगह का नाम द हेनरी नेविगेटर ने केप ऑफ गुड होप रखा। केप ऑफ गुड होप का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप को हम लोग वन वर्ड में कह देते हैं उत्मासा अंतरीप। उत्मासा अंतरीप में अगर आप उत्मासा का संधि विच्छेद करिएगा तो उत्तम प्लस आशा हो जाएगा। अर्थात हेनरी नेविगेटर ने ये इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा, यानी कि भारत की खोज के लिए ये जो जगह है हमें उत्तम आशा प्रोवाइड करता है, और इस उत्तम आशा के सहारे ही हम भारत तक पहुंच सकते हैं। तो ये 1487 में बर्थोलोमियो डियाज की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन हाँ, उसने केप ऑफ स्टॉर्म जिसको कहा, उसको हेनरी ने केप ऑफ गुड होप कहा, अर्थात कि उत्मासा अंतरीप का खोज हो गया। अब उत्मासा अंतरीप का खोज हो गया, तब पुनः 1492 में कोलंबस निकलता है। वो कहता है कि मैं भारत को खोज दूंगा। तो 1492 में जब कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए, तो उसको जाना था पूरब में, लेकिन वहां से वो पश्चिम में चला जाता है और वो पहुंच जाता है कैरिबियन सागर। अब कैरिबियन सागर बहुत गर्म था, और वहां भाप के कारण ज्यादा गर्मी थी। ज्यादा गर्मी के कारण वहां के जो लोगों के चेहरे थे, स्किन थे, वो डल थे। तो ये कोलंबस सुना था पहले कि जो लोग थे, भारत के जो लोग हैं उनके स्किन डल होते हैं, वो लाल रंग के दिखते हैं। तो उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया, और भारत पहुंच गया, और उसने उस जगह का नाम क्या रख दिया, रेड इंडीज रख दिया। उसको लगा कि यही भारत है और यहाँ के लोग लाल हैं, इसलिए इसका नाम रेड इंडीज रख देते हैं। और रेड इंडीज रख देने के कारण बाद में जब भारत की पुनः खोज हो जाती है, तो जिस जगह का नाम कोलंबस रेड इंडीज रखा रहता है, उसी जगह को का नाम पुनः वेस्ट इंडीज रख दिया जाता है। तो ये उसके खोज के बाद संभव होता है, लेकिन वो भी भारत नहीं पहुंचते हैं। अंततः हम देखते हैं कि आखिर कहानी देखिए कहाँ से शुरू हुई। कहानी वहीं से शुरू हुई कि यूरोपियों के पास भोजन की समस्या हुई, और भोजन करने के लिए, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते थे, तो उन्हें मांस का सेवन करना रहता था। और मान लीजिए कि ठंडे प्रदेश में अगर वो ध्रुवीय भालू को मार के ला ही दिए, या वहां पे किसी बड़े जानवर को मार के ला दिए, तो उनके मांस को संरक्षित रखने के लिए गरम मसालों की आवश्यकता होती थी, जो उनका व्यापार का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये कोलंबस तो पहुंच नहीं पाए, इनकी आशा
इनसे आशा थी कि ये पहुंचेंगे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। इनके नहीं पहुंचने से समस्या उत्पन्न हुई। फिर 1498 में वास्को डी गामा निकलते हैं। तो वास्को डी गामा यहाँ पे अपना माइंड अप्लाई करते हैं। वास्को डी गामा क्या करते हैं कि वो पहले जो खोजे गए रास्ते थे बर्थोलोमियो डियाज के माध्यम से, उस रास्ते के सहारे वो केप ऑफ गुड होप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। और केप ऑफ गुड होप जब ये डायरेक्ट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे इनका एक व्यापारी से भेंट होता है जिसका नाम रहता है अब्दुल मुनीर। ये छोटा व्यापारी रहता है जो कि भारत से कुछ छोटे मोटे सामानों को लाके वहां पे बेचा करता है। उससे मिलने के बाद वास्को डी गामा उसके सहयोग से उसके पथ प्रदर्शन में भारत पहुंचते हैं और भारत में वो केरल पहुंचते हैं। केरल के मालाबार तट पे एक बंदरगाह रहता है जिसका नाम कपकपाडू बंदरगाह रहता है, और वो कपकपाडू बंदरगाह केरल के कालीकट में रहता है, जहाँ के राजा जमोरिन रहते हैं। वहां पे वास्को डी गामा पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया जाता है। जमोरिन उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं, और जब इनको वापस जाना होता है तो लगभग इतिहास के अलग अलग पुस्तकों में लिखा है 60 जहाजों में ये काली मिर्च और अन्य मसाले इनके साथ भेजते हैं, जिसको लेके वास्को डी गामा पुनः यूरोप पहुंचते हैं। और क्योंकि यूरोप में उस समय मुद्रास्फीति की सिचुएशन थी, क्योंकि तुर्कों का अधिकार था, ट्रेड रूट पे व्यापार हो नहीं रहा था, भोजन की समस्या थी, मांग ज्यादा थी और सामानों की कमी थी। जब ये लेके पहुंचते हैं तो इनका एक वस्तु 60 गुना दामों में बिकता है। यानी कि ये जितनी चीजें भारत से लेके गए रहते हैं वो जिस मूल्य में खरीदे रहते हैं उससे 60 गुना ज्यादा भाव में वो यूरोप में बेचते हैं। और यहीं पे भारत की खोज पूर्णतः समाप्त हो जाती है और भारत के लिए मार्ग मिल जाता है यूरोपियन को। अब भारत का मार्ग मिल जाता है तो आप यहाँ इस लेक्चर से यही समझें कि हम जब पढ़ने चलते हैं आधुनिक भारत तो हम डायरेक्ट 1498 वास्को डी गामा के आगमन से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को वास्को डी गामा के आगमन से पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि वास्को डी गामा को क्यों आना पड़ा भारत। और आप इस लेक्चर में देखे भी कि वास्को डी गामा को भारत क्यों आना पड़ा, यूरोप में कैसे अंधकार युग का समाप्ति हुआ, कैसे चर्च के शासन की समाप्ति हुई, कैसे लोग सामंतवाद के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद डायरेक्ट किंगशिप में गए, कैसे राजा अपने अलग अलग अपनी दिव्य गुण से, राजा अपने खोज वाली शक्ति से और अपना इन्वेंशन से उसने दिशा सूचक यंत्र बनाया, उस यंत्र के माध्यम से कैसे अलग अलग समुद्री यात्री अलग अलग जगहों की खोज करते हैं। और क्योंकि उद्देश्य सिर्फ भारत को खोजना था, लेकिन भारत के खोजने के ही रास्ते में अलग अलग जगहों को खोज लिया जाता है और अंततः 1498 में वास्को डी गामा भी भारत पहुंच जाते हैं और अब हम यहीं से आधुनिक भारत को पढ़ेंगे और यूरोपियों के आगमन में पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ेंगे और यहीं से हमारे भारत की कहानी शुरू होगी। तो पहले हमें विश्व इतिहास के कुछ चीजों को पढ़ना था, उसके बाद अब हम लोग पढ़े भारत की कहानी को और भारत की खोज को, जो कि वास्को डी गामा की है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा के आने के बाद फिर भारत के आधुनिक भारत में क्या क्या बदलाव हुआ, और इस बदलाव के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर से अपने इतिहास के ज्ञान को बढ़ाइए और बढ़ाने के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।